हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्टेट फंक्शन, है ना। हमने ये देखा था कि किसी भी पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स में जब बताते हैं तो उसको स्टेट फंक्शन से बताते हैं, और स्टेट फंक्शन जो होता है वो पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से मतलब पार्टिकल की पोजीशन, है ना। स्टेट फंक्शन को हमने किससे शो किया था? साई आर टी से, है ना। तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है ये पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक उसकी पोजीशन, उसका टाइम, उसका पाथ, या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमें कौन देता है? स्टेट फंक्शन बताता है। स्टेट फंक्शन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दी एनी पार्टिकल दैट इज मूविंग अंडर दी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब उसमें हमने देखा था, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि प्रसामान्यकृत फलन या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या होता है, उसको हमने इस तरीके से शो किया था, साथ में डीवी। और ये 1 होगा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या प्रसामान्यकृत फलन। और इसमें ये जो स्क्वायर दिख रहा है मॉड साई का स्क्वायर, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल, है ना। किसी पार्टिकल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसके प्रेजेंस की वो कौन बताएगा? मॉड साई स्क्वायर बताएगा। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने इसका स्क्वायर कर रखा है, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हमेशा आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख चुके थे कि दो अलग अलग अवस्थाओं में दो अलग अलग फलन है, तो उनको अपन योग करके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उनके स्टेट फंक्शन को बताया जा सकता है, ठीक है। आज हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशा मान, ठीक है। प्रत्याशा मान, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्याशा मान से मतलब जो है वो वही होता है जैसे आप नॉर्मल एल्जेब्रिक एवरेज लेते हो किसी चीज़ का। एवरेज कैसे लेते हो आप? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि टोटल आपकी जितनी भी क्वांटिटी है उसमें आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ क्वांटिटी से, तो आपको क्या मिल जाती है? एवरेज मिल जाती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मोटा अगर मतलब निकाला जाए, एक बेसिक मीनिंग निकाला जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज लेना। लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको निकालने का, लेकिन बेसिक मीनिंग होती है एवरेज, ठीक है। अब आप उसको समझिए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बेसिक डेफिनेशन अभी भी इसकी वही रहेगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का तो मतलब अभी भी वही रहेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को समझने के लिए मैंने माना कि मेरे पास कैपिटल एन सिस्टम है, मतलब एक तरीके से कैपिटल एन जो है वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ सिस्टम। इस कैपिटल एन में बहुत सारे निकाय या सिस्टम्स हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक समान अवस्था वाले कैपिटल एन निकायों का हमने एक ग्रुप माना, समझ में आ गई? उस कैपिटल एन के हर मेंबर की, यानी कि इस ग्रुप के हर मेंबर की, क्योंकि अवस्था एक जैसी है इसलिए हमने मान लिया कि प्रत्येक निकाय का प्रसामान्यकृत जो फलन है वो है साई एक्स टी। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कैपिटल एन इज द ग्रुप ऑफ सिस्टम, मतलब इसमें बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। उन सिस्टम को मैंने कह लिया कि मान लो N1, N2, N3 इस तरीके से लेकर के बहुत सारे सिस्टम है, उन सभी को मिला करके एक कैपिटल एन एक ग्रुप बना है, समझ में आ गई? अब इस कैपिटल, और ये एक समान निकाय है ना, क्योंकि इनकी सभी की एक समान अवस्था है इसलिए मैंने मान लिया कि इनकी सभी के लिए जो स्टेट फंक्शन है वो कैसा है? नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब क्या है कि साई एक्स टी के मॉड का स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी फलन प्रसामान्यकृत तब होगा जब वो वर्ग समाकलनीय हो, मतलब वर्ग हो और उसका आयतन समाकल अगर 1 के बराबर आ जाए तो वो एक प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होगा, समझ में आ गई? तो मैंने क्या माना, है ना, मैंने माना कंसीडर a group of system capital N in which many systems are of same state, ठीक है। therefore we consider these same states are normalized,
मतलब वो जो हम कह रहे हैं कि वो एक समान अवस्था वाले हैं, तो हमने वो अवस्था कैसी मान ली, नॉर्मलाइज्ड मान ली, कि उन सभी की अवस्था कैसी है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। और हमने वो क्या मान ली, दैट इज साई एक्स टी, वो उनकी स्टेट है, और स्टेट कैसी है, नॉर्मलाइज्ड है। मतलब क्या है कि जो इंटीग्रल ऑफ साई एक्स टी मॉड का स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 है, ये नॉर्मलाइज्ड है। समझ में आ गई। तो हर सिस्टम की स्टेट कितनी है, साई एक्स टी है, और साई एक्स टी कैसी है, नॉर्मलाइज्ड, यानी कि प्रसामान्यकृत है। बात समझ में आ गई आपको। अब आगे सुनिए, मैंने ये मान लिया कि जो कैपिटल एन निकाय है उसमें N1, N2, N3, N4 इस तरीके से बहुत सारे जो सिस्टम है, तो मैंने ये मान लिया कि जो N1 सिस्टम है उसमें पार्टिकल की पोजीशन है x1, N2 में है x2, इस तरीके से N3 में है x3। समझ में आ गई बात। और इस तरीके से अगर हम आगे चलेंगे तो डैश डैश करके जितने भी होंगे हमारे सिस्टम, उन सभी में उनकी पोजीशन हमने बता दिया, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, कंसीडर इन N1 system position is x1, ठीक है। ये तो N1 मतलब कैपिटल N में जो N1, N2, N3 है, तो N1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो है x1, ठीक है। x2 इज पोजीशन इन N2 सिस्टम। समझ में आ गई। और इसी तरीके से डैश डैश डैश, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैसे बताओगे, एक्सपेक्टेशन स्पेलिंग देख लेना भैया ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी, और पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मैं से एक्स करके और ऐसे आगे इसके आइड साइड में अपन ऐसे लगा देंगे। समझ में आ गई बात। इस तरीके से दो आप ऐसे निशान लगा देते, कभी कभी बाहर से भी शो कर देते, लेकिन बाहर से कम मिलेगा आपको। क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू को दिखाने का तरीका है वही होगा। वेलोसिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो वी लिख देंगे और आइड साइड में ये वाले साइन लगा देंगे, ठीक है। जिसकी भी एक्सपेक्टेशन चाहिए तो क्वांटम में इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे तो बताओगे N1 x1 प्लस N2 x2 प्लस डैश 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 अपॉन सिस्टम कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो क्या ये एवरेज का फॉर्मूला नहीं है, एवरेज में तो आप यही तो कहते थे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। भाई N1 जो सिस्टम है उसकी पोजीशन है x1, समझ में आ गई। तो वो क्या बन गया, N1 x1 प्लस N2 x2। इस तरीके से ये सारा तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो गया, नीचे हमने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ सिस्टम से। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो ये एवरेज का ही तो फॉर्मूला है, लेकिन इसको बताने का, डिस्क्राइब करने का तरीका डिफरेंट है, और इसको अलग वे में ही लिया जाता है, लेकिन बेसिक इसका मीनिंग क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि NI XI अपॉन कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N इज द ग्रुप ऑफ सिस्टम, यानी कि इसमें सारे के सारे सिस्टम मिले हुए हैं, उससे क्या बन रहा है, कैपिटल N बन रहा है। समझ में आ गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन XI NI अपॉन कैपिटल N। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन हो गई। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल N एक ग्रुप ऑफ सिस्टम लिया था जिसमें बहुत सारे सिस्टम थे, स्मॉल N1, N2, N3 बहुत सारे सिस्टम थे, उन सभी की स्टेट एक समान थी, और स्टेट कितनी थी, साई एक्स टी थी, ठीक है। और हमने माना कि उनकी जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है मतलब उनका आयतन समाकल जो है वर्ग का वो है 1 के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने मान लिया कि N1 के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है x1, N2 के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन है x2, इस तरीके से डैश डैश डैश। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी बनेगी, N1 x1 प्लस N2 x2, ये तो राशियों का योग हो गया, और नीचे राशियों की संख्या हो गई, और वो राशियों की संख्या किसके बराबर है, कैपिटल N के बराबर है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, XI को साथ लेके NI अपॉन कैपिटल N। ऐसा क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो NI अपॉन N है वो किस किस का रेशो है, ऊपर है NI का स्मॉल ni, मतलब ये कुल निकायों की संख्याओं का अनुपात है। मतलब ये तो है आपके सिस्टम, मतलब कैपिटल N में कितने सिस्टम होंगे, मान लो 5 है ना, 5 डिवाइडेड बाय कैपिटल N, यानी कि सिस्टम का सिस्टम के साथ रेशो है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेयर स्मॉल ni अपॉन कैपिटल N इज द रेशो ऑफ possibility of XI position
with the total number of system. This is called probability of obtaining पोजीशन xi. ठीक है, तो ये ni/n क्या है? ni/n एक्चुअली क्या है? पोजीशन xi प्राप्त होने की प्रायिकता है. बात समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? कि किसी भी सिस्टम में पोजीशन xi प्राप्त होगी, उसकी प्रायिकता किससे शो की जाएगी? ni/n से. तो हम पता है कैसे दिखाते हैं? हम कहते हैं कि p बता रहा है प्रोबेबिलिटी को, और ये क्या होती है? समेशन नहीं बोलेंगे, ये होगा रेशियो ऑफ ni/कैपिटल है. बात समझ में आ गई आपको मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ ni/n जो है वो दरअसल जितने निकायों में स्थिति xi प्राप्त होती है उसका के कैपिटल N के साथ रेशो है. समझ में आ गई? ni क्या है? स्मॉल ni है कि xi पोजीशन कितने निकायों में मिलती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिस्टम्स. समझ में आ गई बात? और ये किस चीज को बताती है? ये रेशो बताता है किसी भी निकाय में xi पोजीशन प्राप्त होने की प्रायिकता. तो आपने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन xi. बात समझ में आ गई? तो ये जो रेशो है एक्चुअली ये क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग xi. समझ में आ गई बात? जैसे मैंने आपको बताया था कि साई xt मॉड का स्क्वायर जो है ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को किसी भी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की अधिकतम संभावना को बताता है. वो कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. इसी तरीके से ये जो हमने सिस्टम अभी कंसिडर किया है उस सिस्टम में पोजिशन xi प्राप्त होने की प्रायिकता को आप किससे बताओगे? रेशो ऑफ स्मॉल ni/कैपिटल N. स्मॉल ni क्या है? स्मॉल ni है सिस्टम में कितनी बार आपको xi पोजीशन मिलेगी. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो इक्वेशन नंबर इसको आप 1 डाल दीजिए, इसको आप 2 डाल दीजिए. 2 को मैं 1 में लिख दूं तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ? 2 को आप रख दीजिए 1 में, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को आप ऐसे भी दिखा सकते हो समेशन xi और pi. ठीक है, आई की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिस्टम होगा. भाई 5 सिस्टम है तो आप i बराबर 1 से लेकर 5 लिमिट रखोगे. 10 है तो i बराबर 1 to लेकर 10 तक रखोगे. ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई. और अगर आपको बतानी है टोटल स्थिति का पूरा प्रत्याशा मान बताना है तो ये जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इफ क्वांटिटी इज कंटिन्यूअस चेंजेबल, यानी कि ये निरंतर परिवर्तनशील है. तो हमें पता है कि जब सिस्टम हमारा कंटिन्यूअस होता है तो हम क्या करते हैं कि समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से. तो वहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप कैसे बताओगे? आप बताओगे xp और साथ में dx. फिर इंटीग्रेशन जहां से जहां तक करना है, जो लिमिट रखोगे वही वहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा. समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है. समझ में आ गई? आप बता देना कि किसी भी स्थिति में जो ये है आपकी p क्या है? प्रायिकता. तो आप क्या बताओगे? वेयर pxt dx इज इक्वल टू कितना होगा? साई स्टार xt साई xt dx is the probability of system between x and x plus dx. मतलब सिस्टम की स्थिति x से x plus dx के मध्य होने की प्रायिकता कितनी होगी? pxt इज इक्वल टू साई स्टार xt. साई स्टार क्या है? साई स्टार जो है वो साई जो स्टेट फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यानी कि उसका संयुग्मी है. बात समझ में आ गई? जब उसके संयुग्मी को उस पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी. ठीक है, लेकिन dx से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बनती है. समझ में आ गई बात आपको? तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं, और ये जो रेशो है ni/n ये किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी को बताता है. तो अब सबसे पहले फटाफट से देख लीजिए व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ये तो क्या था? मीनिंग था. मीनिंग
ये तो मीनिंग था पूरा जो हमने पढ़ा अभी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नाउ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मुझे पता है चीजें आपको टेढ़ी लग रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लेकिन ये समझने की चीजें अपने आप आ जाएंगी, धीरे धीरे समझ में, आगे क्वेश्चन करेंगे खुद समझ में आ जाएगी। मीनिंग क्या है, मीनिंग समझिए। मीनिंग उसके एवरेज से है, टोटल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसको हमने प्रोबेबिलिटी से बता दिया, ये पीआई बन गया है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का अगर आपको मैथमेटिकल पूछ लिया जाए तो इस तरीके से साई स्टार एक्स साई एक्स टी होता है, मल्टीप्लीकेशन दोनों का, ठीक है। तो देखें, ठीक है, तो किस तरीके से बताएंगे, कंसीडर अ मूविंग पार्टिकल इन एनी पोटेंशियल फील्ड हैज नॉर्मलाइज्ड स्टेट फंक्शन। कंसीडर अ मूविंग पार्टिकल, हाँ ठीक है, हैज नॉर्मलाइज स्टेट फंक्शन साई आर टी, ठीक है। मतलब कोई पार्टिकल है, किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसका जो नॉर्मलाइज स्टेट फंक्शन है वो कितना है, साई आर टी है। देयरफॉर कंसीडर ए कैप इज द ऑपरेटर रिलेटेड टू दैट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे रिलेटेड ऑपरेटर कितना है, ए कैप है, ठीक है। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी, ऐसे दिखाओगे आप, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो, और उसको कैसे बताओगे, साई स्टार आर टी, ए बीच में साई आर टी और साथ में डीवी। मतलब मैंने क्या किया कि जिस भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए उसको आप बीच में रखोगे, इधर जो भी फंक्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से रिलेटेड आपको फंक्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगी मैं, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जिसका भी एवरेज चाहिए उसको रखेंगे बीच में, उससे रिलेटेड फंक्शन आपको दे रखा होगा उसको यहाँ पे, और यहाँ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, और फिर आपका उसको क्या करना है, आपको वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। समझ में आ गई। तो ये तो तब है जब फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है। इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, साई स्टार आर टी ए साई आर टी डीवी। ये तो ऐसे का ऐसा आएगा, बस नीचे रेशो आ जाएगा, साई स्टार आर टी साई आर टी और डीवी। बात समझ में आ गई। अगर आपका नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड होगा तो साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी की वैल्यू 1 होती है। आप ही ने तो कहा था कि, आपने यही तो कहा था कि ये मॉड साई स्क्वायर डीवी 1, तो ये मॉड साई स्क्वायर क्या है भाई, साई स्टार साई तो है, कल ही तो बताया। तो साई स्टार साई जो है ना, वो मैंने यहाँ रख दिया। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उसका मतलब फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा, 1 हो जाएगा तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा, तो डेफिनेशन ये बन जाएगी। और अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो ये भी आएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपकी दो डेफिनेशन बन जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। कल हम पढ़ेंगे सिरे से पढ़ेंगे स्थिति का प्रत्याशा मान, फिर हम पढ़ेंगे संवेग का प्रत्याशा मान, फिर एनर्जी का पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा प्रत्याशा मान कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।